अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ मियोसिस। क्योंकि माइटोसिस हम पिछले लेक्चर में पूरा प्रॉपर एंड कर चुके थे और आई होप कि वो आपको क्लियर होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट मियोसिस नाउ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर दो तीन ऐसी चीज़ें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में वो तमाम डिस्कस होंगे और जब तक आपको वो क्लियर नहीं है टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ये कि डिप्लॉइड सेल क्या होता है, हिप्लॉइड सेल क्या होता है, और तीसरी एक टर्म यूज़ होगी जिसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, और जीन भी एक आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो पहले डिप्लॉइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें आपकी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी सारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे डिप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स हैं। डिप्लॉइड सेल्स यानी उन सेल्स में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। किस तरह, यानी 23 उसमें फादर की तरफ से आए और 23 उसमें मदर की तरफ से आए। ठीक है, पहले आप एक जायगोट थे ना, उसके बाद एक पूरा प्रॉपर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, कैसे बन गए? क्योंकि पहले आपकी मदर और फादर की तरफ से स्पर्म आ रहा था और मदर की तरफ से एग आ रहा था, दोनों मिले, आपस में फ्यूजन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई और फिर जायगोट बना। ठीक है, तो अब जो जायगोट बना वो डिप्लॉयड होगा, यानी उसमें 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे, हर सेल में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, 46 क्यों होंगे? क्योंकि 23 फादर ने कंट्रीब्यूट कर दिए और 23 मदर ने कंट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, ये तो हो गया डिप्लॉयड सेल, यानी जिसमें 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 फादर से, 23 मदर से। अब हिप्लॉयड की अगर बात की जाए तो हिप्लॉयड वो होता है जिसमें आपके पास सिर्फ 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब 23, अब हिप्लॉयड सेल्स कौन से होते हैं? अब आपकी बॉडी में याद रखें सारे सेल्स हिप्लॉयड हैं। ठीक है, सारे सेल्स हिप्लॉयड हैं सिवाय आपके गैमीट सेल्स की। ठीक है, मेल में जो स्पर्म सेल्स होंगे वो हिप्लॉयड होंगे और फीमेल में जो एग सेल्स होंगे वो हिप्लॉयड होंगे। इनके अलावा जितने भी सेल्स हैं वो सारे डिप्लॉयड हैं, यानी सब में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, आपके आई के सेल हो गए, ठीक है, आपके हार्ट सेल हो गए, आपके जितने भी सेल्स हैं सिवाय गेमेटिक सेल के, ठीक है, उसमें 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे, यानी 23 मदर से आए हुए और 23 फादर से आए हुए। इसलिए जब भी अक्सर डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो पता चल जाता है ना कि आप किसके मतलब किसकी आपका फादर कौन है, ऐसे पता चल जाता है ना। वो इसीलिए पता चल जाता है क्योंकि आपके हर सेल में आधी कंट्रीब्यूशन फादर की तरफ से और आधी कंट्रीब्यूशन मदर की तरफ से हुई हुई होती है। ठीक है जी, अब क्लियर है डिप्लॉयड सेल क्या होता है और हिप्लॉयड सेल क्या होता है। डिप्लॉयड को 2n से डिनोट करते हैं, n यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 2 यानी दो सेट क्रोमोसोम, यानी 23 और 23 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 46 और n यानी सिर्फ 23। ठीक है जी, तो ये मेन डिफरेंस हो गया हिप्लॉयड और डिप्लॉयड में। एक और टर्म आएगी जहाँ पर बात की जाएगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। तो पढ़ते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। अब इसमें देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना उसका डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे ह्यूमंस का डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, प्लांट के डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, मटर के प्लांट की बात करते हैं तो इसमें 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम चिंपैंजीज़ की बात करें जो हमसे थोड़े क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम्स है ना अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम, दिस इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, अब वही बात हो गई कि अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो हम कहेंगे कि ये डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, और जो ह्यूमंस जो हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर्स कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, पेयर्स में अरेंज भी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो तब हम कहते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम होते हैं जिनकी शक्ल एक जैसी होती है, जिनका साइज़ एक जैसा होता है, जिनकी सेंट्रोमेयर की पोजीशन एक जैसी होती है और जिनमें जीन जो होते हैं उनकी पोजीशन भी एक जैसी होती है। अब जीन क्या होते हैं, देखिए आपके पास एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सामने आपको नज़र आ रहा है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आपको ये लाइट ब्लू कलर की स्ट्रिप्स भी नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी पट्टियाँ सी बनी हुई। ठीक है, ये जीन्स हैं। ठीक है, जीन्स क्या करते हैं, जीन्स अब सिंपल उसमें याद रखें कि जीन्स का क्या काम होता है, वो आपकी डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ट्रेट्स में क्या आ जाता है, ट्रेट्स यानी कैरेक्टर, यानी आपके बालों का कलर, बालों का टेक्सचर, बालों की शेप करली है या स्ट्रेट है, ब्लैक है, ब्राउन है, आपकी आंखों का कलर ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लू है। ठीक है,
और कुछ लोग होते हैं जिनका ईयर लोब जो होता है वो अटैच होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका अटैच नहीं होता। तो ये सारे ट्रेड्स, जितने भी ट्रेड्स हैं, ये कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रही है? ये जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोज़ोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमोज़ोम क्या है? हमारा जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। पहले ये क्रोमैटिन की शेप में था, ठीक है, लेकिन इसकी जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्टेट आती गई तो फिर ये क्रोमोज़ोम बन गया, ठीक है ये जेनेटिक मटेरियल ही। इसके ऊपर डिफरेंट जीन्स हैं, जीन्स क्या करते हैं? आपके डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? जिनकी शेप सेम है, जिनका साइज़ सेम है, जिनके सेंट्रोमेर की पोजीशन सेम है और जिनमें जीन की पोजीशन भी सेम है। अब इस डायग्राम में देखें, आपको क्रोमोसोम फ्रॉम मदर और क्रोमोसोम फ्रॉम फादर भी दिखाया गया, ठीक है। दोनों की शेप एक जैसी है और दोनों की लेंथ भी बराबर है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोमेर तो खैर इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया, लेकिन सेंट्रोमेर की पोजीशन भी सेम होती है, ठीक है। और इस पे देखिए जीन्स की पोजीशन भी सेम है। यानी अब फर्स्ट पे आप पट्टी देख लें, ये लाइट ब्लू कलर की पट्टी, ठीक। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि ये जीन है, ये आपकी आई कलर का जीन है, ठीक है। अगर ये ग्रीन आई कलर का जीन है तो दूसरा जो क्रोमोसोम फ्रॉम फादर है उस पर जो फर्स्ट नंबर भी पट्टी है तो वो भी ग्रीन आई कलर का ही होगा, ठीक है। यानी इस तरह जीन्स की पोजीशन सेम होगी, ठीक है। तो अब आई होप कि होमोलोगस क्रोमोसोम का हो गया होगा क्लियर। अगर नहीं हुआ तो आप इसको दोबारा रिपीट करके सुने, समझ आ जाएगी। जस्ट कीप इट इन माइंड। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनकी शेप एक जैसी होती है, सेम साइज़ होता है, सेम सेंट्रोमेर की पोजीशन होती है और सेम जीन पोजीशन होती है, ठीक है। यानी अगर एक जीन फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट है, दूसरा भी फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट है, यानी वो दोनों जो फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट होंगे ना वो सेम होंगे आप इसमें, ठीक है। एग्जांपल मैंने दे दी। अगर मदर के फर्स्ट स्ट्रिप में यहाँ पर आपको एग्जांपल एज एन एग्जांपल बता रही हूँ, अगर फर्स्ट स्ट्रिप ग्रीन आई कलर की है तो फादर पे भी ग्रीन आई कलर की होगी, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब मियोसिस से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। Meiosis is the process by which one diploid eukaryotic cell divides to generate 4 haploid daughter cells, ठीक है। अब डिप्लॉयड की यहाँ बात हो गई, 2n यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला सेल डिवाइड हो जाएगा किस में? 4 हेप्लॉयड सेल में, ठीक है। 4 आपके पास सेल्स आएंगे जिसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे चारों में, ठीक है। अब पहली बात ये कि मियोसिस हो कहाँ रही है, ठीक है। मियोसिस मेल और फीमेल के ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। वो ऑर्गन मेल में कहलाते हैं टेस्टिस और फीमेल में कहलाते हैं ओवरीज, ठीक है। मेल के टेस्टिस और फीमेल के ओवरीज में मियोसिस का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बदले में हमें हेप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। उस ऑर्गन के सेल होते डिप्लॉयड ही हैं, यानी वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं उन सेल्स में। ओवरीज के सेल भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और टेस्टिस के सेल्स भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब वो डिवाइड करते हैं, उनमें जब मियोसिस होती है तब जाके वो हेप्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि गेमेटोजेनेसिस जब होती है, यानी जब गेमीट्स बनते हैं, यानी ओवरीज में जब मियोसिस होगी, ओवरीज के सेल्स में जब मियोसिस होगी तो आपके पास जो सेल्स आगे बनेंगे, एग सेल्स बनेंगे, वो हेप्लॉयड होंगे। और मेल के टेस्टिस के सेल्स में जब मियोसिस होगी तो फिर आगे जो सेल्स बनेंगे, स्पर्म्स जो बनेंगे, वो हेप्लॉयड होंगे, ठीक। और मियोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास सेल डिप्लॉयड होता है और डिवीजन के बाद वो हेप्लॉयड हो जाता है, यानी इसमें नंबर क्रोमोसोम का रिड्यूस हो जाता है। अगर स्टार्ट किया हमने डिप्लॉयड से, यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से स्टार्ट किया, उसमें मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद वो 23 रह गया। पहले 46 था, डिवीजन होने के बाद 23 हो गया, यानी उसमें रिडक्शन हो गई, वो वैसे का वैसा नहीं रहा। माइटोसिस में तो यही था कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले सेल से स्टार्ट करते थे, यानी डिप्लॉयड सेल से स्टार्ट करते थे और एंड में भी हमें 46 ही क्रोमोसोम मिलते थे। वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके पास डिप्लॉयड सेल होगा, उसमें मियोटिक डिवीजन होगी। डिवीजन होने के बाद पहले वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था, फिर डिवीजन होने के बाद वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा, यानी रिडक्शन हो गई क्रोमोसोम के नंबर में, ठीक है। अब वही बात, डिप्लॉयड मीन्स द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, वही बात याद रखें सिंपली। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, जबकि हेप्लॉयड सेल वो होता है जिसमें सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है।
अब देखें, द वर्ड मियोसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मियोन मीनिंग टू मेक स्मॉलर। अब मियोसिस का मतलब ही क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है। ये वर्ड आया कहाँ से है, ग्रीक ओरिजिन है इसका, ठीक है, मियोन वर्ड से निकला है। इसका मतलब है यानी टू मेक स्मॉलर, किसी चीज़ को छोटा कर देना। सिंस इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नंबर, अब वही बात होगी, मियोसिस एंड मियोन वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है, तो क्या होगा कि इसके रिजल्ट में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो आधा हो जाएगा। यानी स्टार्ट माइटोसिस और मियोसिस दोनों डिप्लॉयड सेल से ही होंगे, यानी माइटोसिस और मियोसिस दोनों डिप्लॉयड सेल से स्टार्ट होंगे, यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल से ही स्टार्ट होंगे। फ़र्क कितना है, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है, जबकि मियोसिस में पहले क्रोमोसोम का नंबर था 46, लेकिन फिर हो गया वो 23, यानी इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया। ठीक, मेन डिफरेंस ये है। और मियोसिस में आपके माइटोसिस में आपके पास एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते थे, और मियोसिस में क्या हो जाएगा, आपके पास इसमें दो डिविजन्स आ जाएंगी, फर्स्ट मियोसिस 1 और सेकंड मियोसिस 2। ठीक है, पहली जो डिवीजन होगी उसमें एक सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे, फिर जो दो डॉटर सेल हैं उनमें फर्दर डिवीजन होगी और आपके पास 4 सेल आखिर में आ जाएंगे। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी इसमें। अब देखते हैं फेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस वर डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। अब मियोसिस को सबसे पहले डिस्कवर और डिस्क्राइब किसने किया, 1876 में किया। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ऑस्कर हर्टविग। The preparatory steps of meiosis are identical to the interphase of mitosis. Interphase is divided into the same 3 phases, that is G1, S phase and G2. Interphase is followed by meiosis 1 and meiosis 2. अब इसमें यही बात बताई जा रही है कि सेल की जो प्रेपरेशन वाले फेजेस हैं ना, वो बिल्कुल माइटोसिस से मैच करते हैं। माइटोसिस में भी इंटरफेस था, उसमें G1 फेज था, S था, G2 था, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। S में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही थी। सेम टू सेम मियोसिस में भी वही चीज़ होगी, सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा। G1 में जो कुछ वहाँ हो रहा था यहाँ पर भी होगा, S में डुप्लीकेशन हो रही थी तो यहाँ भी होगी, G2 में जो प्रोटीन्स बन रहे थे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए वो इधर भी होंगे। ठीक है, इंटरफेस जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद मियोसिस 1 आ गई और मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 आ गई। ठीक है, दैट्स इट। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें डायग्राम का बीच में। ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से उठाई, ये आपकी बुक में नहीं होगी लेकिन बुक वाली भी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पहले इंटरफेस आ रहा है, देखिए जी, क्रोमोसोम सिंगल क्रोमैटिड था बिफोर, आफ्टर उसकी रेप्लिकेशन हुई तो क्या हो गया कि 2 क्रोमैटिड हो गए। ठीक है, देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, डिप्लॉयड सेल से, यानी 2n, यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। अब पहले मियोसिस 1 आएगा फेज़, उसके बाद मियोसिस 2 आएगा और उसके बाद फाइनली हमें जो प्रोडक्ट्स मिले 4 सेल मिल गए और ये चारों सेल जो हैं वो हिप्लॉयड है। यानी स्टार्ट हमने 46 से लिया था लेकिन एंड हम किस पे कर रहे हैं, 23 पे कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट एन ओवरव्यू कि स्टार्ट इंटरफेस से हो रहा है, फिर मियोसिस 1 आ रहा है, फिर मियोसिस 2 आ रहा है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिसमें आपके पास 4 हिप्लॉयड सेल हैं। स्टार्ट किया था 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले सेल से, लेकिन आखिर में जो हमें 4 सेल मिले उसमें क्या हो गया कि हर सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक, मियोसिस 1। ठीक है, अब मियोसिस 1 को देखते हैं। इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट एंड सो 2 हिप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. It is the step in meiosis that generates genetic variation. Meiosis 1 occurs in 2 main steps, that is karyokinesis and cytokinesis. The karyokinesis of meiosis 1 is subdivided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. अब आपको मियोसिस 1 में यही बताया गया कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, मियोसिस स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, डिप्लॉयड सेल से हो रही थी जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, 23 आपके पास थे मदर से, 23 आपके पास थे फादर से। अब इसमें क्या होता है कि फादर और मदर में क्रोमोसोम्स ऐसे, कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपस में पेयर अप करने की कोशिश करेंगे, यानी आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जब वो एक दूसरे को पहचान लेंगे ना कि ये अब फादर में एक क्रोमोसोम है, वो मदर में एक क्रोमोसोम से मैच कर रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, जिन्होंने आपस में पेयर अप कर लिया क्योंकि वो आइडेंटिकल थे एक दूसरे के साथ। ठीक, इनकी साइज़ एक जैसा था, शेप एक जैसी थी, सेंट्रोमेर की पोजीशन एक जैसी थी। ठीक है, और जीन्स की लोकेशन भी एक जैसी थी, तो उन्होंने क्या किया, आपस में पेयर अप कर लिया। ठीक है, जैसे आप क्लास में कोई आपका फ्रेंड होता है, ठीक है, आप देखते हैं कि उसकी क्वालिटीज़ आपके साथ मैच कर रही हैं, आपकी तरह हार्ड वर्किंग है या और उसकी बहुत सारी चीज़ें आपसे मैच करती हैं, तो आप उसके साथ पेयर अप कर लेते हैं, उसके साथ आप दोस्ती कर लेते हैं, उसके साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। इसी तरह क्रोमोसोम भी देखते हैं कि
हमारे जैसा इक्विलेंट, हमसे हमारा इक्विलेंट यानी साइज़ में एक जैसा, शेप में एक जैसा, जीन की सेंट्रोमेर की पोजीशन में एक जैसा, जीन की पोजीशन में एक जैसा, तो वो उसके साथ क्या करते हैं, पेयर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो यही बन जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं वो पेयर अप कर लेते हैं। याद रखें ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो आपस ये जो पेयरिंग होती है ना, ये हमेशा फादर और मदर इन दोनों क्रोमोसोम के दरमियान में होगी। ऐसा नहीं कि फादर की क्रोमोसोम आपस में देखें कि हम कहाँ से मैच करें वो एक दूसरे के साथ कर लें, मदर के क्रोमोसोम आपस में देखें, वो ऐसे नहीं, फादर वाला क्रोमोसोम मदर वाले क्रोमोसोम के साथ पेयर अप करेगा। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसमें आपको बताया जाता है कि द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट। अब इसमें वही बात कर दी, क्रोमोसोम उसी तरह सेपरेट हो जाएंगे और टू हैप्लॉयड डॉटर सेल्स मियोसिस 1 में। ठीक है, पहले मियोसिस 1 में होगा कि एक सेल आप ले रहे हैं जो कि डिप्लॉयड है। ठीक है, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम ने पेयर अप किया हुआ है। अब वो सेल जब डिवाइड होगा, ठीक है, तो तब उसके नतीजे में 2 सेल्स बनेंगे और जो 2 सेल बनेंगे वो हैप्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या, इट इज़ अ स्टेप इन मियोसिस दैट जनरेट्स जेनेटिक वेरिएशन। अब इसमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। कैसे आ जाती है आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मियोसिस 1 भी जो है ये भी 2 स्टेप्स में होता है। कैरियोकाइनेसिस पहले न्यूक्लियस की डिवीजन, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ठीक है, अब इसी तरह कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 इज सब डिवाइडेड। अब इसमें भी इसी तरह आ गया प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ये 1 इसके लिए इसके साथ इसी लगाया हुआ है क्योंकि इसमें 2 टाइप की डिविजन्स आ गई ना, पहले मियोसिस 1 होगी फिर मियोसिस 2 होगी, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये बताया गया, साथ इसके 1 लगाया गया। ठीक है, अब अगर हम प्रोफेज 1 से स्टार्ट करें, ठीक है, प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। मियोसिस में सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज है वो प्रोफेज 1 है। ठीक है, इस स्टेज में क्या हो जाता है, वही बात कि क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम्स में। ठीक है, पहले क्रोमैटिन क्या था, थ्रेड लाइक फॉर्म में था, जब वो ज़्यादा कंडेंस हुआ, कॉम्पैक्ट होना शुरू हुआ, तो फिर क्रोमोसोम की शेप में आ गया। सारा एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी माइटोसिस में कि क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, द होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप विथ ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। अब वही बात हो गई, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, पेयर अप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एस फेज़ में डुप्लीकेशन हो गई है। अब हर क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, अब इसमें अब क्या हो गया कि ऐसे क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होंगे वो आपस में लाइन अप करना शुरू कर देंगे, पेयर अप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक क्रोमोसोम था उसके 2 क्रोमैटिड्स थे। ठीक है, यानी जब वो पेयर अप करने से पहले, लेकिन जैसे ही उसने अपने साथ वाला क्रोमोसोम देखा, उससे मैचिंग क्रोमोसोम देखा, उसके साथ पेयर अप कर लिया। पेयर अप करने के बाद क्या हो गया कि उन्होंने एक बाइवेलेंट बना लिया, यानी 2 क्रोमोसोम इकट्ठे हो गए और अब कितने क्रोमैटिड्स हो गए, 4 क्रोमैटिड्स हो गए। ठीक है, अब ये जिस प्रोसेस के ज़रिए ये लाइन अप हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ पेयर बना लेते हैं ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि साइनेप्सिस का प्रोसेस हो गया। ठीक है, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बायोवेलेंट। अब देखें पहले जो क्रोमोसोम था, अगर सिंगल लिया जाए तो एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड थे। ठीक है, लेकिन जैसे उसने पेयर कर लिया दूसरे क्रोमोसोम के साथ, देख लिया कि वो मेरे साथ मैच कर रहा है, उसके साथ पेयर कर लिया, अब 2 क्रोमोसोम्स हैं और क्या हो गया कि उनके 4 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये बायोवेलेंट है। पेयर अप उन्होंने कर लिया है, लेकिन अब क्या हो गया कि अब उसके 4 क्रोमैटिड्स हो गए। अब 4 क्रोमैटिड्स जब हो जाते हैं ना, तो इस स्टेट को हम कहते हैं कि टेट्राड, यानी 4 क्रोमैटिड्स हो गए तो इसको हम टेट्राड भी कहते हैं। और बायोवेलेंट तब कहते हैं यानी 2 क्रोमोसोम हैं लेकिन उनके अब 4 क्रोमैटिड्स हो गए हैं। सिंगल में देखा जाए तो एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर अप कर लिया तो अब वो क्या बन गया, वो बायोवेलेंट बन गया और उसके 4 क्रोमैटिड्स हो गए। ठीक, अब यही बात आपको बताई हुई, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बायोवेलेंट। ईच बायोवेलेंट हैज़ 4 क्रोमैटिड्स। हर बायोवेलेंट के 4 क्रोमैटिड नीचे दिखा भी दिया गया है। एक ब्लू में क्रोमोसोम है, एक ऑरेंज में क्रोमोसोम है। ब्लू में सपोज करें कि ये फादर की तरफ से है, ऑरेंज में सपोज करें ये मदर की तरफ से है। दोनों ने देखा कि एक दूसरे के साथ ये इनके मैच हो रही है, इनकी पोजीशन भी, सेंट्रोमेर की पोजीशन भी मैच हो रही है, साइज़ भी मैच हो रहा है, शेप भी मैच हो रही है और जीन्स की लोकेशन भी मैच हो रही है। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ पेयर कर लिया। पेयर करने के बाद क्या हो गया कि अब ये बायोवेलेंट बन गए हैं और इसके 4 क्रोमैटिड्स हो गए हैं। ठीक है, और इसको हम टेट्राड भी कह सकते हैं। द 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइन ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ। अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हैं, देखिए जब हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं ना सिंगल, तो उसके जो अपने 2 क्रोमैटिड्स होते हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। लेकिन जब अब देखें इसमें एक ब्लू है और एक ऑरेंज क्रोमोसोम है, ऑरेंज और ब्लू वाले, अब देखें एक क्रोमैटिड ब्लू वाला और एक क्रोमैटिड ऑरेंज वाला,
अगर इनकी बात की जाए तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, ठीक है। ये एक ही क्रोमोसोम के नहीं है, ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेट मी रिपीट इट अगेन। अगर हम एक सिंगल क्रोमोसोम की बात करते हैं जिसके दो क्रोमैटिड होते हैं, वो दोनों क्रोमैटिड आपस में क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स की बात करें, जैसे यहाँ पर है एक ऑरेंज है और एक ब्लू है नीचे डायग्राम में, तो इन दोनों के जो क्रोमैटिड्स होंगे वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये दोनों हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही, एक दूसरे के साथ मैच भी करते हैं, इनकी हर चीज़ आपस में मैच भी करती है, तो हुए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेकिन इनकी जो क्रोमैटिड्स हुए वो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे, ठीक है। अब प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं कि क्या करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ ना एक दूसरे को ज्वाइन करने शुरू कर देते हैं। अब देखें, ये ब्लू वाला ऑरेंज के साथ मिक्स हो रहा है और ये ऑरेंज वाला ब्लू के साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। पहले तो उन्होंने सिर्फ पेयर किया हुआ था ना, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे, पेयर किया हुआ था, लेकिन अब ये क्या करें कि एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आधा जो ब्लू है वो ऑरेंज हो चुका है और आधा जो ऑरेंज है वो आधा ब्लू हो चुका है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर लिया कि अपने कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। अब कुछ अपना जो थोड़ा सा पार्ट था ना वो ब्लू वाले ने ऑरेंज को दे दिया और ऑरेंज वाले ने ब्लू को दे दिया, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे इन्होंने ये चीज़ की है, ठीक है, जिस पॉइंट पे यहाँ पर इनके बीच में ये चीज़ आपस में हुई है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्याज़्मेटा कहते हैं। अब देखें, एक ये पॉइंट जहाँ पर मैच कर रहे हैं आपस में, ये ब्लू और ऑरेंज एक्स की शेप सी बन रही है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि क्याज़्मेटा है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज, द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। देखिए, पहले तो ये है ना कि ये आपस में क्या करते हैं कि ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, सर्टेन पॉइंट्स पे ज्वाइन करना शुरू करते हैं। उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कि ये क्याज़्मेटा है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को अटैच कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं क्याज़्मेटा कहते हैं। लेकिन जैसे ही ब्लू वाले ने अपना आधा सेगमेंट ऑरेंज को दिया, ऑरेंज वाले ने आधा सेगमेंट ब्लू को दिया, तो ये प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर, यानी इन्होंने अपने कुछ सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए। अब इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो गई है, ठीक, बात क्लियर हो गई। यानी पहले क्रोमोसोम्स ने अपने आप को कुछ पॉइंट्स पे अटैच करना शुरू किया, जिस पॉइंट पे अटैच करना शुरू किया उसको हम कहते हैं क्याज़्मेटा, और जब इन्होंने अपने क्रोमोसोम के डिफरेंट सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि अब क्या हो गया है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। इस डायग्राम में देखिए जी, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्याज़्मा क्या और क्रॉसिंग ओवर क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट डायग्राम पे आपको एक ब्लू और एक पिंक कलर का होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, ठीक है। सपोज ब्लू फादर से है और पिंक मदर से है, ठीक है। अब देखें, फिर अगली में आपको बता दिया गया कि क्याज़्मा क्या है। देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फिजिकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक लिंक हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, एक फिजिकल लिंक जनरेट हो रहा है, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो रही है, जिसके बदले में क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या है, जिसमें फादर और मदर के क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ कुछ अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, कुछ सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कुछ डीएनए एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, कुछ जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ। अब सबसे आखिर वाले में देखें, अब ब्लू और पिंक में देखें चेंजेस आ गई हैं, एक हाफ पिंक है और एक हाफ ब्लू रह गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि रिकॉम्बिनेशन होगी, पहला और आखिरी तो बिल्कुल सेम है, जैसे वो पेरेंटल थे वैसे ही आपके पास जो डॉटर क्रोमोसोम बने उसमें भी वैसा ही है, लेकिन बीच के जो दो हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स हो गए। उनको रिकॉम्बिनेंट्स इनको इसलिए कहा हुआ है क्योंकि अब ये पहले जैसे नहीं रहे, इनमें न्यू एडिशन हो चुकी है और इनका पुराना वाला पार्ट जो था वो जा चुका है और उसकी जगह न्यू वाला आ चुका है, इसमें चेंजेस आ गई हैं। तो इसको अब हम क्या कहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट्स हो गए। और या तो ये कौन सा प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है, जिसमें क्या हो गया, कुछ सेगमेंट्स या कुछ डीएनए क्रोमोसोम का फादर और मदर के क्रोमोसोम का आपस में एक्सचेंज हो गया है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है।
और अब इसके नतीजे में जो क्रोमोज़ोम बन जाएंगे उनको हम कहेंगे कि ये रिकम्बिनेंट्स हैं, यानी ये न्यू है ना, तो इसलिए अब ये पुराने तो नहीं रहे, पेरेंटल टाइप तो बिल्कुल नहीं रही है, बिल्कुल चेंज हो गई है, आधा पिंक हो गया और आधा ब्लू हो गया, तो ये चेंज हो गए, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये रिकम्बिनेंट्स हैं। ठीक है, अब मदर वाले में कुछ हिस्सा फादर का आ गया और फादर वाले क्रोमोज़ोम में कुछ हिस्सा मदर का आ गया, यानी अब इनमें चेंजेस आ गई हैं। ठीक है, वेरिएशन आ गई है। अब आपकी बुक वाली डायग्राम है जी, फिगर 5.8 देखें। अब इसमें भी आपको बता दिया गया है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोज़ोम। देखें वही बात होगी, मैंने आपको बताया कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। अगर एक ही क्रोमोज़ोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात करें तो वो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट क्रोमोज़ोम, अब देखिए क्रोमोज़ोम यहाँ पर नीचे नंबरिंग भी हुई है, क्रोमोज़ोम नंबर 1 और क्रोमोज़ोम नंबर 3 जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। नॉन सिस्टर क्यों है? क्योंकि नंबर 1 वाला जो है वो फादर का है सपोज कर ले, और नंबर 3 वाला जो है वो मदर से है, तो ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर हो गए। ठीक है, अगर हम 1 और 2 की बात करें तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन अगर हम 1, 3 या 2 और 4 की बात करते हैं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। अब इसमें आपको सेंट्रोमेर भी दिखा दिया गया। देखिए अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेंट्रोमेर की पोजीशन भी एक जैसी है, बाकी शेप भी इनकी एक जैसी है, साइज़ भी इनका एक जैसा है। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। अब सेकंड नंबर पे देखिए कैज़मेटा फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, क्रोमैटिड नंबर 2 और क्रोमैटिड नंबर 3 को देखें, अब ये आपस में कुछ जगहों पर अटैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये जो फिजिकल इनका लिंक है, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ अटैच करें, इसको हम कहते हैं कि कैज़मेटा फॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखें इससे आगे देखें नंबर 2 और नंबर 3 क्रोमोसोम को देखें, दोनों में सेगमेंट्स की एक्सचेंज हो गई है। देखें ब्लू वाला जो है दूसरी साइड पे चला गया और ब्राउन वाला जो है वो ब्लू वाली साइड पे आ गया। ठीक है, अब सबसे आखिर में अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो गया, जिसमें सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें ये किसके दरमियान हो रही है? ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, अब सबसे आखिर में देखिए बिल्कुल चेंज, 2 और 3 वाला तो बिल्कुल चेंज हो गया, 1 और 4 वाला बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन 2 और 3 वाला जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल चेंज हो गया। ब्राउन वाले में कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश आ गया और ब्लूइश वाले में कुछ हिस्सा ब्राउन का आ गया, तो ये क्या है? इसमें बिल्कुल वेरिएशन आ गया, रिकम्बिनेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई है, वेरिएशन आ गया यानी चेंज हो चुका है। ठीक, तो यही मेन एक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में, कि माइटोसिस में जो है ना क्रॉसिंग ओवर वगैरह वाली कोई चीज़ नहीं होती, ना ही वहाँ पर पेयरिंग अप होती है। ठीक है, लेकिन मियोसिस में अगर देखी जाए तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप भी कर लेते हैं और इनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर भी हो जाती है। मेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इज़ दिस, कि एक तो माइटोसिस में क्या है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहता है, जबकि मियोसिस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन नहीं रहता, वो 23 हो जाता है जब आपके पास डॉटर सेल्स बनते हैं। दूसरा ये कि माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग अप नहीं होती, लेकिन मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग अप होती है। तीसरा ये कि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक।